नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब उपमान प्रमाण का अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में शब्द प्रमाण का अध्ययन करेंगे। शब्द प्रमाण यह इस न्याय दर्शन में चौथा प्रमाण है और इसका उद्देश्य पहले ही हो चुका है। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, इस सूत्र में उद्देश्य हो चुका था। लक्षण और परीक्षण बाकी है, तो हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं आचार्य। आप्तवाक्यम शब्द, आप्तवाक्यम यह लक्षण है, शब्द यह लक्ष्य है। आप्त का वाक्य शब्द है, अर्थात शब्द प्रमाण है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये शब्द प्रमाण है तो इसमें प्रमाण वाक्य बनता है, केवल एक शब्द नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शब्द से केवल एक शब्द ही ग्रहण नहीं करना है। यहाँ जो प्रमाण बनता है वह है वाक्य। और किसका वाक्य? आप्त वाक्यम, आप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण है। अब पूरा जब पढ़ लेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। आप्तस्य वाक्यम, आप्त वाक्यम षष्ठी तत्पुरुष होगा, स्पष्ट ही है। तो आप्त वाक्यम यह लक्षण है और शब्द यह लक्ष्य है। तो लक्ष्य लक्षण भेद एकदम स्पष्ट है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप्त किसे कहते हैं और वाक्य क्या है। तो आप्त और वाक्य इन दोनों को हम लोग अगर समझ लेंगे तो शब्द प्रमाण समझ में आ जाएगा। आप्त क्या है? आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः, पदच्छेद होगा। आप्तः तो यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः। आप्त किसे कहते हैं? अब देखिए, आप्त आप धातु से क्त प्रत्यय लगकर बना हुआ है, स्पष्ट ही है। पुरुषः आप्तः, पुरुष जो है वह आप्त कहलाता है। कैसा पुरुष? उपदेष्टा पुरुषः आप्तः, जो उपदेष्टा पुरुष है। उपदेष्टा उपदेश देने वाला, उपदेश करने वाला। किसका उपदेश? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, अर्थस्य अर्थ का, किसी पदार्थ का उपदेश करने वाला। और कैसा? कि यथाभूतस्य, वह अर्थ यथाभूत, वो जैसा है उसको वैसा ही कहने वाला। यथाभूतस्य अर्थस्य, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही उपदेश करने वाला पुरुष आप्त पुरुष कहलाता है। कहने का मतलब जो चीज जैसी है वस्तुतः उसका उसी रूप में कथन करने वाला पुरुष आप्त कहलाता है। अब देखिए, आप्त का यहाँ पर लक्षण किए कि आप्त कौन है? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः। तो यथाभूतस्यार्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, यह इतना लक्षण है और आप्तः यह लक्ष्य है। तो उपदेष्टा पुरुष को, उपदेश करने वाले या कथन करने वाले पुरुष को या बतलाने वाले पुरुष को, और कैसा बतलाना? कि जो चीज जैसी है उसका उसी रूप में कथन करने वाला पुरुष आप्त कहलाता है। मतलब एकदम यथार्थ बोलने वाला पुरुष आप्त कहलाता है। और उसका जो वाक्य है वही वाक्य शब्द प्रमाण है। अब आप्त क्लियर हो गया। वाक्य किसे कहते हैं? अब देख लीजिए न्याय के मत में। वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। तो वाक्यम यह लक्ष्य है। लक्षण क्या है? आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। पदानाम समूह वाक्यम, पदानाम पदों का समूह, समूह वाक्यम वाक्य कहलाता है। पदों का समूह वाक्य कहलाता है। कैसे पद? तो पदानाम का विशेषण एक दिए कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम। सन्निधि मताम, पहले तो आकांक्षा योग्यता और सन्निधि में इतरेतर द्वंद्व समास है। फिर उसके साथ
मतु प्रत्यय लगा हुआ है, तद्धित वृत्ति है। आकांक्षा च योग्यता च सन्निधि च, आकांक्षा योग्यता सन्निधयः ते संति येषाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम। कैसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है? ऐसे पद जो आकांक्षा युक्त हैं, योग्यता युक्त हैं और सन्निधि से युक्त हैं। ये तीन बातें बतलाए हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो ये तीनों क्या हैं, इनको अभी स्पष्ट करेंगे। तो पदानाम समूह, पदों का समूह। कैसे पद? जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त हैं, ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि वाक्य का इतना बड़ा लक्षण इन्होंने बना दिया कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि मताम पदानाम समूह, केवल कह देते पदानाम समूह वाक्यम तो छोटा सा लक्षण रहता और एकदम स्पष्ट भी हो जाता। इतना बड़ा लक्षण बनाने की क्या जरूरत थी? तो पूर्व में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं पदकृत्य व्याख्या का, कि एक एक पद का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन जानना हो तो उस पद को हटा दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि इसके रहने से क्या होता है। मान लीजिए हम लक्षण बना लेते हैं कि पदानाम समूह वाक्यम, पदों का समूह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पद समझ लीजिए, ये वही पद है जिसको आप सुप्तिङन्तम पदम सूत्र में पढ़े हुए हैं। तो स्पष्ट है कि पद आप लोग जान रहे हैं, उस पर ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अगर लक्षण बना देंगे कि पदानाम समूह वाक्यम, कहें जहां कहीं भी ढेर सारे पद दिख जाएंगे, पदों का समूह दिख जाएगा, वो वाक्य होने लगेगा। अतएव गौरस्व पुरुषो हस्ति इति पदानि न वाक्यम। कहा कि अगर केवल पदानाम समूह वाक्यम इतना ही लक्षण बनाते, जैसे ये बहुत सारे पद हैं, गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ति, ये ढेर सारे पद हैं। गौः एक पद है, अश्वः एक पद है, पुरुषः एक पद है, हस्ति एक पद है। तो यहाँ चार पद दिखलाई पड़ रहे हैं, तो ये पदानाम समूह ये स्थिति घटित हो गई। तो ये मिला जुला कर गौरस्व पुरुषो हस्ति ये वाक्य बनने लगता। कहें ये सब वाक्य न बने, इसके लिए लक्षण में आकांक्षा पद को रखा गया है। अतएव, इसीलिए अर्थात कि लक्षण में आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि मताम पदानाम समूह ऐसा कहा गया। इसीलिए गौरस्व पुरुषो हस्ति ये जो हैं पदों के समूह तो हैं, लेकिन ये करें इति पदानि, ये पद ही हैं, न वाक्यम, ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? कहा कि परस्पराकांक्षा विरहात, क्योंकि इन पदों में परस्पर आकांक्षा का विरह है, अभाव है। अब आकांक्षा समझते हैं, जो इसमें तीन चीजें हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो आचार्य पूरी की विधिवत व्याख्या लिखे हैं, तो साथ में ही हम लोग समझते चलेंगे। आकांक्षा क्या है कि पदानाम समूह, पदों का समूह वाक्य कहलाता है, लेकिन इन पदों में परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा का क्या मतलब है कि वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए किसी पदार्थ की जिज्ञासा का होना आकांक्षा कहलाता है। आकांक्षा, जिज्ञासा, इच्छा। अब समझिए कि जैसे केवल कह दिया गया कि बालकः या पुरुषः, तो तुरंत आकांक्षा हो जाती है पुरुषः, मतलब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जिज्ञासा बन जाती है कि आगे क्या, आगे क्या। तो जैसे ही एक पद और आ गया कि पुरुषः गच्छति, तो जो जिज्ञासा थी वो शांत हो जाती है कि पुरुषः गच्छति, अर्थात पुरुष जो है गमन करता है। और वैसे भी जान रहे हैं कि वाक्यार्थ में भाई क्रिया बहुत आवश्यक है। तो अगर कहीं भी कोई पद उच्चरित होता है तो क्रिया की जिज्ञासा तो तुरंत हो जाती है कि कौन सी क्रिया हो रही है, क्योंकि कारक जो हैं सब क्रिया से ही अन्वित होते हैं, बिना क्रिया के कोई कारक बन न पाएगा। इसलिए वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। आप लोग निरुक्त इत्यादि ग्रंथों में भी पढ़े होंगे। आकांक्षा, पदों का समूह वाक्य कहलाएगा, लेकिन उन पदों में परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए। जैसे बालकः, तुरंत जिज्ञासा हो जाती है, आकांक्षा हो जाती है कि क्या, तो गच्छति, पठति, लिखति। तो
ऐसे पदों की आकांक्षा होती है और जैसे ही वो पद उपस्थित होते हैं तो आकांक्षा शांत हो जाती है। तो अब जैसे केवल कह दिया जाए लिखति या पठति या गच्छति तो तुरंत आकांक्षा हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, कह लिखति कह पठति, कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है। जैसे ही पद उच्चरित हुआ पुरुषः, बालकः, रामः, श्यामः, तो जिज्ञासा शांत हो जाती है। तो यही है आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए किसी पदार्थ की जिज्ञासा का बना रहना। तो ऐसे पद वाक्य कहलाएंगे जिनमें परस्पर आकांक्षा हो। अब यहां जब कहा जाता है गौ, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, तो इन पदों का आपस में कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि अगर जिज्ञासा होती तो पुरुषः जिस पद की जिज्ञासा हो रही है, हस्ती, ऐसा कहते ही जिज्ञासा शांत हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं यहाँ। हाँ, अगर पुरुषः, अश्वः, हस्ती जो भी है इसके साथ एक क्रियापद जोड़ दीजिए गच्छन्ति, मतलब ये सब जा रहे हैं, तो वहाँ जिज्ञासा शांत हो जाती तो वाक्य हो जाएगा। लेकिन केवल यही गौ, अश्व, पुरुषः, हस्ती, इस टाइप के अगर ऐसे पद रखे जाएंगे, पदों का यहाँ समूह तो है लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें परस्पर आकांक्षा का अभाव है। तो ये पदों का समूह कैसे पद होने चाहिए? जो साकांक्ष पद हैं उनमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए, ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है। कहें अच्छा ठीक है, तो आप लक्षण बना लीजिए। आकांक्षावताम पदानाम समूहः वाक्यम। योग्यता और सन्निधि को क्यों रखे हैं तो आगे स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं वहनिना सिंचेत इति न वाक्यम योग्यता विरहात। कहें जैसे एक वाक्य आया कि वहनिना सिंचेत, वहनिना, वहनी का तृतीय एक वचन स्पष्ट ही है। वहनिना सिंचेत अग्नि से सींचता है या अग्नि से सींचे, जो भी वाक्य है। तो कहें अगर केवल इतना कह देते कि आकांक्षावताम पदानाम समूहः वाक्यम, तो जैसे एक वाक्य आया वहनिना सिंचेत, आग से सींचता है, ये सब भी वाक्य होने लगते हैं। अब इसको समझिए, वहनिना, जैसे ही वहनी पद का उच्चारण किया गया, वहनिना तृतीय विभक्ति, समझ में आ जाता है कि कम से कम इसमें करण कारक होगा या जो कुछ भी होगा ये अपने अन्वय के लिए किसी अन्य पदार्थ की जिज्ञासा करने होने लगती है। तो फिर आ गया एक पद सिंचेत, चलिए अग्नि से सींचे या सिंचति, जहां जो भी प्रयोग मिले सब समझ लीजिए कि अग्नि से सींचता है या अग्नि से सींचे। वहनिना में करण है, सिंचेत क्रिया है। जैसे वहनी पद का उच्चारण हुआ तुरंत जिज्ञासा होने लगी, आकांक्षा होने लगी अगले पदार्थ की। सिंचेत आया और जिज्ञासा शांत हो गई। अब देखिए अग्नि से सींचता है, तो ये वाक्य, और केवल वाक्य बना लेने से ही कोई वाक्य नहीं हो जाता, वाक्यार्थ भी होना चाहिए। एक चीज को स्पष्ट रखिए कि हमारे जो पद प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो हम वाक्य बनाते हैं, वो वाक्य बनाते हैं उसके अनुकूल अर्थ नहीं होता। इस चीज को जाने रहिए, जैसा अर्थ होता है, जैसी चीजें होती हैं, उसी के अनुरूप हम पदों का प्रयोग करते हैं, वाक्य को बनाते हैं। जैसे आप किसी वृक्ष की जड़ पर, पौधों की जड़ पर पानी डाल रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ जल से सींचते हैं। अब अगर ऐसी ही क्रिया पानी की जगह आप जो है आग ले जा करके वृक्ष पर डालेंगे, उसको हमें नहीं कहेंगे कि आग से सींच रहे हैं, बल्कि कहेंगे आग डालकर जला रहे हैं। तो सींचना का मतलब ये है कि जब हम जल डालते हैं पौधों में तो वहां की मिट्टी में नमी आ जाती है और उससे वो पौधे हरे भरे से और होने लगते हैं, उनका विकास होता है। तो जो इसके अनुकूल क्रिया होगी वो सब सिंचन क्रिया कही जाएगी, और वो जल से संभव है। और अगर वहां पे आप अग्नि ले जा करके डालेंगे तो उसके लिए हम ये वाक्य नहीं प्रयोग करेंगे कि अग्नि से सींचता है, बल्कि हम कहेंगे कि अग्नि डालकर जला रहा है। इस बात को समझे रहिए, जैसा हमारा अर्थ होता है उसके अनुकूल पदों का प्रयोग किया जाता है। वाक्यार्थ के अनुकूल हमारा वाक्य होगा। ये नहीं कि हम जैसा उल्टा पुल्टा बोल देंगे अर्थ वैसा हो जाएगा, नहीं। जैसा अर्थ होता है, जैसे रियल में घटनाएं होती हैं, उसी के अनुकूल
हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, पदों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो वह्निना सिंचेत, अग्नि से सींचे या वह्निना सिंचति, ये वाक्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा कि न वाक्यम योग्यता विरहात, क्योंकि इसमें योग्यता का विरह है। विरह अर्थात अभाव, योग्यता का अभाव है। अब योग्यता क्या है इसको समझिए। तो पदों में परस्पर ये योग्यता होनी चाहिए अन्वित होने की, कि एक पद दूसरे पद से अन्वित हो सके। केवल पद नहीं तो पदार्थ को भी जोड़ लीजिए। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अन्वित होना, दोनों की संगति बैठ जाना, यही योग्यता है। योग्यता जैसे सिंचन क्रिया है, सींचने की क्रिया, सिंचन मतलब जब भी सींचा जाए तो वहां की मिट्टी नम हो जाए। अब वो जल से आप करेंगे तो जल डालेंगे तो मिट्टी नम हो जाएगी, सिंचन क्रिया संभव है। तो जल से सेचन क्रिया हो सकती है और सेचन क्रिया जल से हो सकती है। तो इसमें एक दूसरे में योग्यता है परस्पर अन्वित होने की, जुड़ने की। तो जलेन सिंचति या जलेन सिंचेत एकदम सही है, ये वाक्य बन जाएगा, क्योंकि दोनों में योग्यता है परस्पर अन्वित होने की। अब वह्निना सिंचेत, अग्नि से सेचन क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि अग्नि में वो योग्यता है नहीं। क्योंकि आप अग्नि डालेंगे तो वहां की मिट्टी नम नहीं होगी, मिट्टी जल जाएगी, जो कुछ होगा वो भी जल जाएगा। और सिंचन जो है अग्नि से संभव नहीं है और अग्नि में सामर्थ्य नहीं है कि सिंचन कर पाए। तो वह्निना सिंचेत, इन दोनों पदार्थों में परस्पर अन्वित होने की योग्यता नहीं है, क्योंकि सेचन क्रिया वह्नि से अग्नि से संभव नहीं है और सेचन और वह्नि में अग्नि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह वहां की मिट्टी में नमी ला दे। तो इसमें योग्यता का अभाव है। तो वह्निना सिंचेत इसलिए वाक्य नहीं हो सकता। हाँ, आप लिख दीजिए वह्निना दहति तो वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वह्नि में अग्नि में सामर्थ्य है जला देने की, और जलना जो क्रिया है वह अग्नि से हो सकती है। तो दोनों में परस्पर अन्वित होने की योग्यता है। तो यही कह रहे हैं वह्निना सिंचेत। अगर हम लक्षण केवल इतना बनाते हैं कि आकांक्षावताम पदानाम समूह वाक्यम, कहें ऐसी स्थिति में तो यहाँ वह्निना जैसे पद उच्चरित हुआ, उसको आकांक्षा हुई, सिंचेत मिला, तो हो गया कि यहाँ वह्निना और सिंचेत पद हैं, पदों का समूह है, और इसमें आकांक्षा भी है। वह्निना का उच्चारण करते हैं किसी पदार्थ की आकांक्षा होती है, सिंचेत का उच्चारण करते हैं किसी का आकांक्षा होती है, तो परस्पर साकांक्ष भी हैं। कहा लेकिन ये वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव है, दोनों परस्पर अन्वित नहीं हो सकते हैं। तो आशा है कि विषय स्पष्ट हो गया होगा। फिर आगे आचार्य और स्पष्ट कर रहे हैं कि न ही अग्निसेकयोः परस्पर अन्वय योग्यता अस्ति। स्पष्ट कर रहे हैं एकदम, नहीं ही, क्योंकि अग्निसेकयोः, अग्नि और सेक, सेक अर्थात सेचन क्रिया, अग्नि और सेक में, अग्नि और सिंचन क्रिया में परस्पर अन्वय योग्यता न अस्ति। न को पहले ही कह दिए, पहले ही मना कर दिए, न ही, क्योंकि अग्नि और सेक में परस्पर अन्वित होने की योग्यता नहीं है, ये दोनों परस्पर जुड़ नहीं सकते। स्पष्ट ही है, जिसकी चर्चा की जा चुकी है। स्पष्ट कर रहे हैं और तथा ही, क्योंकि अग्निना इति, ये अग्निना इस पद के द्वारा जो तृतीयया सेक रूपम कार्यम प्रति करणत्वम अग्नेह प्रतिपादितम, तथा ही क्योंकि अग्निना, अग्निना इस पद के द्वारा, इसमें तृतीया विभक्ति है, स्पष्ट ही है, तृतीयया, तृतीया के द्वारा सेक रूपम कार्यम प्रति, जो सेक रूप कार्य है, सिंचन रूप कार्य है, जो सिंचन क्रिया है, उस क्रिया के प्रति करणत्वम अग्नेह प्रतिपादितम, अग्नि की करणत्व, करण होना यह प्रतिपादित है। तो सिंचन क्रिया में अग्नि जो है करण है, यहाँ वाक्य में ऐसा प्रतिपादित किया गया। और जो है न च अग्नि सेके करणी भवितुम योग्य, अग्नि और जो अग्नि है वह सेके, सेक क्रिया में, सिंचन क्रिया में करणी भवितुम न योग्य। करणी भवितुम
करण होना। चुई प्रत्यांत है, भू धातु से फिर तुमुन प्रत्यय स्पष्ट ही है। सेक क्रिया में करण होने के लिए योग्य न, योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, क्योंकि आग से सिंचन क्रिया संभव नहीं है। आग जला सकती है और जो जो कार्य करती होगी कर लेगी, लेकिन सिंचन क्रिया नहीं कर सकती, क्योंकि सींचना मतलब वहां की मिट्टी में नमी आ जाना, द्रव का काम है, अग्नि से संभव नहीं है। इतना तो सब जान रहे हैं। तो फिर आगे कर रहे हैं, तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्निसेकयो रयोग्यत्वाद अग्निना सिंचेदिति न वाक्यम। तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्निसेकयोः अयोग्यत्वात् अग्निना सिंचेत इति न वाक्यम। तेन इसलिए कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे, कार्य कारण भाव लक्षण रूप वाले संबंध में, कार्य कारण भाव रूप संबंध में अग्निसेकयोः, अग्नि और सेक के अयोग्यत्वात्, योग्य न होने के कारण अग्निना सिंचेत, अग्नि से सींचे, अग्नि से सींचता है, इति न वाक्यम, अग्निना सिंचेत यह वाक्यम न, वाक्य नहीं है। तो इसीलिए लक्षण में आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्यम ऐसा कहा गया। तो फिर प्रश्न उठेगा, अच्छा ठीक है, आप लक्षण में जो है आकांक्षा को भी रख लीजिए, योग्यता को भी रख लीजिए। कहा ठीक है, हम लक्षण बना देते हैं कि आकांक्षा योग्यता वताम पदानाम समूह वाक्यम। कहा अच्छा इतना बना देंगे, सन्निधि को नहीं रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देख लीजिए। तो आकांक्षा क्या है, स्पष्ट हुआ। आकांक्षा मतलब जिज्ञासा। कैसी जिज्ञासा? कि वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पदार्थ की जिज्ञासा का होना, जिज्ञासा का बना रहना, यही आकांक्षा है। और योग्यता, योग्यता मतलब जो पद होंगे उसमें परस्पर, पद क्या, पदार्थ जो हैं उनके परस्पर अन्वित होने की योग्यता होनी चाहिए। अगर परस्पर अन्वित नहीं हो पा रहे हैं तो वहां वाक्य नहीं होगा। देखिए सन्निधि का प्रयोग क्यों किए हैं उसको समझ लीजिए। एवं एक एकशः प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामानय इत्यादि पदानि न वाक्यम। एवं इसी प्रकार से, अब देखिए सन्निधि पद का प्रयोग क्यों किए हैं उसको देखिए। एवं इसी प्रकार से एक एकशः, एक एक करके, प्रहरे प्रहरे, प्रहर प्रहर में, एक एक पहर में, असहोच्चारितानि, उच्चारितानि उच्चरित किए गए, जिनका उच्चारण किया गया, सहोच्चारितानि साथ में उच्चारण किया गया, असहोच्चारितान साथ में न उच्चारित किए गए। स्पष्ट है। गाम आनय इत्यादि पदानि न वाक्यम, ये पद वाक्य नहीं होगा। जैसे एक वाक्य है गाम आनय, गाय ले आओ, स्पष्ट ही है। तो अगर गाम आनय, देखिए इसमें हम देखते हैं कि गाम आनय पदा नाम समूह है, पदों का समूह। देखिए वहां जो पदा नाम समूह कहा गया है तो बहुवचन में कहा गया है। अगर कहीं दो ही पद हैं तो भी वाक्य कहलाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि दो से अधिक ही हो, जरूरी नहीं, वो कह दिया गया है। क्योंकि प्रायः ही होता है कि कोई भी वाक्य होता है उसमें ढेर सारे पद होते हैं। तो अगर कोई पद आपका एक ही, कोई वाक्य एक ही पद का है तो एक पद है तो भी वो वाक्य कहलाएगा, दो पद हैं तो भी वाक्य होगा, तीन हैं, तीन से ज्यादा हैं, सब पद हैं, तो उसको समझना है। जैसे गाम आनय, तो गाम पद का जैसे उच्चारण होता है तुरंत जिज्ञासा हो जाती है कि गाम मतलब आगे क्या, फिर आया आनय, तो परस्पर साकांक्ष हैं। और गाय को लाया जा सकता है, गाय आ भी जाती है, तो इसमें पदार्थों में परस्पर अन्वित होने की योग्यता भी है। अगर इस गाम आनय पद का उच्चारण ऐसे किया जाए, गाम अभी बोल दिया जाए, 3-4 घंटे बाद आनय बोला जाए, तो इसको वाक्य नहीं कहेंगे। यही कह रहे हैं। एवं इसी प्रकार से एक एकशः प्रहरे प्रहरे, एक एक करके पहर पहर में, असहोच्चारितानि साथ में न उच्चारण किए गए, गाम आनय, जैसे गाम अभी बोला गया, आनय 3-4 घंटे बाद बोलिए, इत्यादि पदानि न वाक्यम। यहाँ पदों का समूह है लेकिन ये
पद जो हैं वाक्य नहीं कहलाएंगे। हाँ, जब एक बोला जाएगा कि गाम आनय साथ में उच्चरित होंगे तब तो वाक्य हैं, लेकिन अभी गाम बोला गया, 3-4 घंटे बाद आनय बोलेंगे, एक ही घंटे बाद आप बोलिए तो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्यामपि परस्पराकांक्षायाम सत्यामपि परस्पर अन्वय योग्यतायाम परस्परा सानिध्याभावात्। क्यों वाक्य नहीं है, कारण बता दिए। कहें देखिए ठीक है, सत्यामपि परस्पराकांक्षायाम, सत्याम इस सती शब्द का सप्तमी एक वचन है। सती जो अस धातु से सत्र प्रत्यय करके सत बनता है, उसी का स्त्रीलिंग में सती मतलब होना, और सप्तमी में सत्याम बनेगा। परस्पराकांक्षायाम सत्याम, परस्पर आकांक्षा होने पर भी, सत्यामपि परस्परान्वय योग्यतायाम, परस्परान्वय योग्यतायाम, परस्पर अन्वय की योग्यता होने पर भी। अब देखिए आकांक्षा शब्द स्त्रीलिंग तो सत्याम आया, यहाँ योग्यता भी स्त्रीलिंग है तो इसीलिए सती, फिर सप्तमी में सत्याम। स्पष्ट ही है कि परस्पर आकांक्षा भी है, परस्पर अन्वय होने की योग्यता भी है, लेकिन परस्पर सानिध्याभावात्, यहाँ परस्पर सानिध्य का अभाव होने के कारण यह वाक्य नहीं है। अब इसको समझिए, सन्निधि मताम कहा गया। सन्निधि, सन्निधि शब्द का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा ही है कि परः सन्निकर्षः संहिता में, वहां उसकी वृत्ति में पढ़ते हैं, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। सन्निधि समीपता, स्पष्ट ही है, सामीप्य होना चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए, और इसका पास केवल लिख देने से नहीं, उच्चारण से मतलब है। कहा यहाँ परस्पर सानिध्य का अभाव है। पद जो है गाम अभी बोला गया, आने 2-3 घंटे बाद जो बोला गया है, यहाँ इसमें सानिध्य नहीं है, समीपता नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं होगा। तो व्यवधान कितना, उतना ही व्यवधान चलेगा कि जितने से श्रोता का जिज्ञासा नष्ट ना हो। गाम आपने बोल दिया और 2-4 सेकंड 10 सेकंड जो भी है उसके बाद आने बोलना है आपको, तब तो वाक्य हो जाएगा। अगर श्रोता का धैर्य भंग हो जाएगा तो वाक्य नहीं होगा। तो जैसे बहुत लोग हैं कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं, कुछ लोग हैं बीच में बहुत गैप दे देते हैं, लेकिन जब तक श्रोता को समझ में आ रहा है तब तक वो वाक्य है। अगर श्रोता को नहीं समझ में आया, विषयांतर चीजें हो गई उसके लिए, तब तो वाक्य नहीं बन पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। ये कोई मानक नहीं है कि एक ही सेकंड का व्यवधान हो, 2 सेकंड 4 सेकंड। मानक क्या होगा कि श्रोता जब तक समझ रहा है उतना व्यवधान क्षम्य है, बाकी नहीं। तो हमने वाक्य का लक्षण पढ़ लिया, उसका परीक्षण करके भी देख लिए। उसमें जो तीनों विशेषण पद रखे गए हैं, आकांक्षावान हो, योग्यतावान हो, सन्निधिमान हो, ये सब सही है। तो ठोक बजा कर देख लिया गया, लक्षण एकदम सही है। अब उपसंहार कर रहे हैं, कह रहे हैं यानी तू, यानी यद, ये यानी आगे पदानी आया हुआ है। यानी तू साकांक्षाणि योग्यतावन्ति सन्निहितानि पदानि तानि एव वाक्यम, तानि एव वाक्यम, तानि पदानि एव वाक्यम। तानि पदानि, वे पद ही, पद शब्द नपुंसक लिंग है, पदम पदे पदानि, स्पष्ट ही है। तानि पदानि एव, वे पद ही वाक्यम, वे ही पद वाक्य हैं। कौन से पद? यानी जो पद, यानी तू जो पद, साकांक्षाणि जो साकांक्ष हैं, आकांक्षा से युक्त हैं, योग्यतावन्ति जो योग्यता से युक्त हैं। देखिए योग्यतावन्ति नपुंसक लिंग में है, योग्यतावत, योग्यतावती, योग्यतावन्ति, ऐसे रूप चलेगा जगत जगती जगंती की तरह। और सन्निहितानि जो सन्निहित हैं, समीपोच्चरित हैं, ऐसे ही पद वाक्यम, वाक्य कहलाते हैं। तो जो हमारा ये लक्षण किया गया, वाक्यम तु आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, वह एकदम सही है। पदों का समूह वाक्य कहलाता है। कैसे पद? जो आकांक्षा से युक्त हैं, जो योग्यता से युक्त हैं और जो सन्निधि से युक्त हैं। तो तीनों बातें एकदम जरूरी हैं। ये तीनों विशेषण
आवश्यकताओं से युक्त पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। तो उसी बात का यहाँ उपसंहार किए, यानी तो पदान, जो पद साकांक्षाण, जो साकांक्ष हैं, आकांक्षा से युक्त हैं, योग्यतावंती, योग्यता से युक्त हैं, और सन्निहितानि, और सन्निहित हैं, समीपोच्चरित हैं, बीच में व्यवधान ज्यादा नहीं, ऐसे ही पद वाक्य कहलाते हैं। फिर उदाहरण दे रहे हैं, यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, यथा च नदी तीरे पंच फलानि सन्ति। अब देखिए वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं, एक वैदिक वाक्य बतला रहे हैं, एक लौकिक वाक्य। वैदिक वाक्य, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामः, जो स्वर्ग की कामना वाला पुरुष है वह ज्योतिष्टोमेन यजेत, वह ज्योतिष्टोम याग करे। अब देखिए यहाँ जो भी पद हैं, स्वर्ग कामः तो साकांक्ष है, तुरंत होगा, मतलब क्या, स्वर्ग की कामना करने वाला क्या करे, यजेत, यज्ञ करे, ज्योतिष्टोमेन, ज्योतिष्टोम याग करे। तो ये पद परस्पर साकांक्ष हैं, योग्यता भी है इसमें। अब इसकी योग्यता तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो ज्योतिष्टोम याग करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो ज्योतिष्टोम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो योग्यता भी है और यह सन्निधि से भी युक्त हैं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, तो समीपोच्चरित हैं, तो स्पष्ट ही है, ते वाक्य है। और यथाच, और लौकिक वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं, कहें देखिए, जैसे नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, नदी तीरे, नदी के तट पर, पंच फलानि सन्ति, 5 फल हैं, तो वाक्य स्पष्ट ही है। अब देखिए नदी तीरे जैसे ही कहा गया तो नदी के तट पर, वहां मतलब एक क्लियर हो गया कि अच्छा ये नदी के तट पर, मतलब ये आधार है, अधिकरण की बात की जा रही, तो वहां पर क्या आकांक्षा होती है, पंच फलानि सन्ति। जैसे ही पंच फलानि बोला जाता है यहाँ भी आकांक्षा होती है, 5 फल क्या संति हैं, कहाँ हैं, नदी तीरे, ठीक है। संति केवल बोला जाएगा तब भी मतलब क्या है, तो उसकी आकांक्षा होती है, तो पंच फलानि, 5 फल हैं। ते पद परस्पर साकांक्ष हैं और इनमें योग्यता भी है, क्योंकि नदी तीरे ये जो अधिकरण है उसमें आधार बनने की क्षमता है। नदी के तट पर जो है 5 फल हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसा थोड़ी ना 5 फल रख देंगे नदी का तट टूट जाएगा, उसमें योग्यता है आधार बनने की, और 5 फल वहां हो भी सकते हैं। और संति हैं, इसमें भी योग्यता है कि कोई भी हो सकता है, 5 फल भी हो सकते हैं, तो इसमें परस्पर अन्वित होने की योग्यता है, कहीं कोई बाधित नहीं हो रहा है। और साथ में उच्चरित तो है ये है कि नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, तो इन वाक्यों में आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और सन्निधि भी है। तो यहाँ पदा नाम समूह वाक्यम, पदों का समूह वाक्य है। और फिर आगे और कह रहे हैं यथाच, और क्या, तानि एव गामान इत्यादि पदानि अविलंबितोच्चारितानि, ये जो अविलंबित उच्चरित हैं, मतलब विलंब से नहीं, मतलब सही समय से जो उच्चरित, गाम आनय, ये सब पद हैं, ये सब भी जो हैं वाक्य हैं। गाम आनय, अभी जो हमने पढ़ा कि एक एक पहर में एक एक पद का उच्चारण किया गया, वो वाक्य नहीं बन पाएगा। अब जब ये अविलंब से उच्चरित होगा, बीच में ज्यादा व्यवधान नहीं होगा, तब वह वाक्य हो जाएगा। तो हम लोगों ने आप्त का लक्षण पढ़ लिया, वाक्य का लक्षण पढ़ लिया। तो आप्त वाक्यम शब्द, आप्त पुरुष का जो वाक्य है, आप्त पुरुष अर्थात जो यथार्थ वक्ता है, जो चीज, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में जो उपदेश करता है, कथन करता है, बोलता है, तो उसका वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द प्रमाण का मतलब, वो शब्द प्रमाण वाक्य बनेंगे, वो वाक्य कई रूपों में होंगे। जब हम शब्द प्रमाण पढ़ लेंगे, बहुत सारे प्रतीक होते हैं, वो कैसे शब्द प्रमाण बनते हैं, इन पर भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ वाक्य ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण से केवल शब्द का ग्रहण नहीं करना है, तो यहाँ शब्द प्रमाण में जो शब्द है वो एक पारिभाषिक नाम है, वो शब्द जो है वाक्य को कहा गया है, ठीक है। यहाँ वाक्य प्रमाण बनता है और वाक्य कई रूपों में होगा, कहीं मौखिक रूप में हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, सांकेतिक भाषा में हो सकता है, जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे। एक बार पुनः पूरा रिवीजन करते हुए आज की कक्षा समाप्त करेंगे कि शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। आप्त वाक्यम शब्द, आप्त पुरुष का वाक्य,
शब्द प्रमाण कहलाता है। तो यहाँ लक्ष्य लक्षण भेद प्रारंभ में बता दिए हैं। आप्तस्तु, आप्त किसे कहते हैं? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः। यथाभूतस्य, जो भूत मीन्स होना, यथाभूत अर्थात भूतम अनतिक्रम्य, आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो जो जैसा है उसका उसी रूप में उपदेश करने वाला। यथाभूतस्य अर्थ, अर्थस्य, अर्थ का उपदेष्टा, पदार्थ का उपदेश करने वाला, पदार्थ का वक्ता। कैसा पदार्थ? यथाभूतस्य, वह पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही कहने वाला पुरुष आप्त कहलाता है। चाहे जो भी लोग हैं, वो कोई वस्तु है उसका एकदम सही कथन कर रहा है, उसके विषय में वो वस्तु जैसा है वैसा ही बतला रहा है, तो वह पुरुष आप्त कहलाएगा। आप्त अर्थात यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता, जो अर्थ, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में कथन करने वाला। और वाक्य क्या है? वाक्य बतलाएं कि वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्यम। पदानाम समूह वाक्यम, पदों का समूह वाक्य कहलाता है। कैसे पद? जो आकांक्षा योग्यता और सन्निधि मताम, जो सन्निधि से युक्त हैं, जो आकांक्षा युक्त हैं, योग्यता से युक्त हैं और सन्निधि से युक्त हैं, ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है। तो अब फिर इसका पदकृत्य व्याख्या करते हैं कि इस लक्षण में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि पद को क्यों रखा गया। कहा आकांक्षा रखा गया इसलिए कि जिसके वजह से अतएव गौ रस्व पुरुषो हस्ति इत्यादि न वाक्यम। जैसे गौ अश्व पुरुष हस्ति, ये पदानाम समूह, पदों का समूह है, लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाता। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा मतलब वाक्यार्थ की पूर्ति के लिए किसी पदार्थ की अपेक्षा होना, किसी पदार्थ की जिज्ञासा होना। और जिज्ञासा यही होती है ना, जिस चीज की जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, मिलने पर वो शांत हो जाती है। जैसे गौ, इतना कहा गया, जिज्ञासा हुई, फिर आगे गच्छति बोल दिया गया तो जिज्ञासा शांत हो गई, तो गौ गच्छति, गाय जाती है। क्लियर है, वो वाक्य है। लेकिन गौ अश्व पुरुष हस्ति, इनके उच्चारण से मतलब वो आकांक्षा बनी ही रहती है। तो ये पद परस्पर साकांक्ष नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी की आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इसलिए वाक्य नहीं है। कहा इत पदानि न वाक्यम परस्पर आकांक्षा विरहात, क्योंकि इसमें परस्पर आकांक्षा का अभाव है। आकांक्षा मतलब यही, अगर ये परस्पर साकांक्ष होते हैं तो एक पद उच्चरित हुआ जैसे ही दूसरा उच्चरित होता, जिनमें परस्पर आकांक्षा होती है, तो फिर वो जिज्ञासा शांत हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ, तो आकांक्षा का अभाव है। वहनिना सिंचेत इति न वाक्यम योग्यता विरहात, ये वहनिना सिंचेत, ये जो वाक्य है यह भी न वाक्यम, चाहे वाक्य नहीं है, क्योंकि योग्यता विरहात, क्योंकि यहाँ योग्यता का अभाव है। योग्यता क्या? न ही अग्नि सेकयो परस्परान्वय योग्यता अस्ति, क्योंकि अग्नि और सेक में, आग और सिंचन क्रिया, इन दोनों में परस्पर अन्वित होने की योग्यता नहीं है, क्योंकि न तो आग सींच सकता है और न सेचन क्रिया आग से संभव है। तथा ही क्योंकि अग्निना इति, यहाँ जो अग्निना ये तृतीया पद है उसमें करण है, मतलब अग्नि जो है साधन है सिंचन का। तो तृतीया विभक्ति के द्वारा सेक रूपम कार्यम प्रति करणत्वम अग्नेह प्रतिपादितम, सेक रूप कार्य के प्रति अग्नि का करणत्व, अग्नि का साधन होना, यह प्रतिपादित किया गया है कि सेक में जो है अग्नि साधन है और अग्नि से सेक क्रिया हो नहीं सकती, इस बात को हर कोई जान रहा है। तो अग्निना सिंचेत वाक्य नहीं हो सकता। और आगे कह रहे हैं कि न च अग्नि सेके करणी भवतुम योग्य, और अग्नि जो है यह सेक क्रिया में करण होने योग्य, साधन बनने योग्य नहीं है। स्पष्ट ही है। तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्निसेकयोः अयोग्यत्वात् अग्निना सिंचेत इति न वाक्यम। यह जो अग्निना सिंचेत या अग्निना सिंचति, जहां जो भी आप पढ़े होंगे, ये वाक्य नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कार्य कारण भाव लक्षण, इस दोनों में कार्य कारण भाव यहाँ प्रतिपादित किया गया है। मतलब सिंचन कार्य है और उसका करण है, साधन है अग्नि। तो कार्य कारण भाव लक्षण संबंध है, कार्य कारण भाव रूप इस संबंध में अग्नि सेकयो, अग्नि और सेक, सेक अर्थात सिंचन क्रिया, इन दोनों के अयोग्यत्वात्, ये दोनों अयोग्य हैं, ये परस्पर अन्वित नहीं हो सकते हैं, दोनों का संबंध नहीं हो सकता, इसलिए यह वाक्य नहीं है। सन्निधि पद के प्रयोजन को बतला रहे हैं, क्योंकि सन्निधि पद रखा गया है, इसलिए एवं एक एकशः प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि, एक एक पहर में साथ न उच्चरित किए गए, देर देर से बोले गए। गाम
आनय इत्यादि पदानि न वाक्यम। ये पद जो है इत्यादि पदानि न वाक्यम, ये पद वाक्य नहीं है। कहाँ यहाँ पर सत्यामपि परस्पराकांक्षायाम, यहाँ गाम आनय जो बोला गया इन पदों में परस्पर आकांक्षा भी है, परस्पर अन्वय की योग्यता भी है, लेकिन सन्निधि का अभाव होने से, सामीप्य का अभाव होने से गाम आनय, ये जो दोनों के बीच में 1-2 घंटे का अंतराल आया, ऐसे जो बोला गया है, यह पद जो हैं वाक्य नहीं हो सकते। और फिर आगे उपसंहार कर रहे हैं कि यानी तु साकांक्षाणि योग्यतावंति सन्निहितानि पदानि तानि एव वाक्यम। यानी पदानि, जो पद कैसे हैं, साकांक्ष हैं, योग्यता से युक्त हैं, सन्निहित हैं अर्थात समीपोच्चरित हैं, वे ही वाक्य हैं। उदाहरण भी दिए कि यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत, नदी तीरे पंचफलानि सन, ये सब वाक्य हैं। तो यहाँ पर आप्त वाक्यम शब्द, आप्त का लक्षण और वाक्य का लक्षण पूरा होता है। आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे, आगे अब काफ़ी विस्तार से चर्चा है। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।